नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी पेशेंट के अंदर हमें कुछ सिम्टम ऐसे मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि इस पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है तो प्रोटीन ना होने की वजह से, कम होने की वजह से आपकी बॉडी में और टाइप की दिक्कतें आनी शुरू। पेशेंट की बॉडी में जितने भी सिम्टम होते हैं वो डिसअपीयर करने शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने से आपके केसेस के अंदर आराम नहीं देखने को मिलता क्योंकि आपका यूरिन के थ्रू प्रोटीन लॉस चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरू धवन और आज हम बात करने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी पेशेंट के अंदर हमें कुछ सिम्टम ऐसे मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि इस पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। सबसे पहला जो सिम्टम किसी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर आता है वो है प्रोटीन लॉस यूरिन के थ्रू। जब भी पेशेंट यूरिन करता है तो बहुत ज़्यादा झाग बनती है, बहुत सारा बबल बनते हैं। ये हमें बताता है कि यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा है। जब आपके शरीर में इतना सारा प्रोटीन यूरिन के थ्रू निकल रहा हो तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होना संभावित है। और जब शरीर के अंदर प्रोटीन नहीं होता तो बॉडी के अंदर कई टाइप के सिम्टम जनरेट होते हैं, चाहे वो स्वेलिंग हो, फेस पे स्वेलिंग, लेग पे स्वेलिंग, पैर का सूज जाना, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। अगर पेशेंट का हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि ब्लड के अंदर प्रोटीन की अमाउंट कम है। प्रोटीन की अमाउंट कम होना और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना ये सिम्टम होता है, ये बताता है कि पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो अगर तीन चीज़ें किसी भी पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिल रही है तो पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हो जाता है। पहला है यूरिन के अंदर प्रोटीन होना, ब्लड के अंदर प्रोटीन कम होना और बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होना। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है तो प्रोटीन ना होने की वजह से, कम होने की वजह से आपकी बॉडी में और टाइप की दिक्कतें आनी शुरू होती है, खासकर बच्चों में। क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारा पूरा शरीर प्रोटीन का बना होता है। तो अगर आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर प्रोटीन पूरी अमाउंट में नहीं है तो हमारी जो ग्रोथ होती है, बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो रिटार्ड हो जाती है। तो बच्चे की एज होगी 15 साल मगर वो आपको लगेगा 10 साल का, 11 साल का। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि बॉडी के पास इतना मटेरियल नहीं होता, इतना प्रोटीन नहीं होता कि वो बॉडी को ग्रो करवा सके। अब चलते हैं ये होता क्यों है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पीछे जो कारण होता है वो अब तक डायग्नोस नहीं हो पाया कि किस वजह से ही हमें देखने को मिलता है। मगर हमें ये पता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जितने भी पेशेंट्स को होता है उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि जो खून छाने की जो हमारी सिस्टम है, जो हमारा नेफ्रॉन्स है किडनी के अंदर जो खून को फिल्टर करता है, वो मेम्ब्रेन पर हल्की सी इन्फ्लेमेशन, सूजन होती है। सूजन आने की वजह से इस कंडीशन को मिनिमल चेंज डिजीज भी कहा जाता है, जहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर। मगर ये थोड़ा सा बदलाव पेशेंट को लॉन्ग रन के अंदर नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है। तो इस इन्फ्लेमेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए अक्सर जितने भी पेशेंट होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, उनके जितने भी स्टेरॉइड स्टार्ट किए जाते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड को ये माना जाता है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मगर कोई भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट लंबे टाइम तक जिंदगी भर स्टेरॉइड्स पे नहीं रह सकता, क्योंकि स्टेरॉइड जो होते हैं बाकी बॉडी के फंक्शंस को भी इफेक्ट करते हैं। वो पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ डेवलप कर देते हैं, पेशेंट को और ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन बॉडी में होनी शुरू हो जाती है। तो कंडीशन सुधरने की जगह धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है और जो मेम्ब्रेन पे इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है वो वैसी की वैसी बनी रहती है। ना ही प्रोटीन लॉस होता है, ना ही बॉडी में और चेंजेस आ पाते हैं। सिम्टम थोड़े से मैनेज जरूर हो जाते हैं मगर बीमारी कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर रह जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत इन्फ्लेमेशन से है, सूजन से है। जो आपकी मेम्ब्रेन है, नेफ्रॉन के जो सेल्स हैं उन पर इन्फ्लेमेशन है, इसकी वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। तो ट्रीटमेंट भी वहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स यूज़ करते हैं। दोनों टाइप की मेडिसिन यूज़ की जाती है। रीज़न क्या होता है कि अगर पेशेंट के अंदर नेफ्रॉन्स के सेल्स की लाइनिंग में अंदर जो भी स्वेलिंग है उसको अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो पेशेंट की बॉडी में जितने भी सिम्टम होते हैं वो डिसअपीयर करने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने किडनी से ज़्यादा ध्यान किडनी की जो अंदर स्वेलिंग है उस पर देना होता है, क्योंकि वो डिसअपीयर कर गई, पेशेंट की जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो पेशेंट की स्वेलिंग आ रही है, जो बॉडी में प्रोटीन रुक नहीं पा रहा, जो यूरिन के थ्रू प्रोटीन बाहर जा रहा है, उसमें एकदम सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं कि प्रोटीन लॉस खत्म हो गया या बंद हो गया। पेशेंट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बॉडी के अंदर अब ज़्यादा प्रोटीन है। ये करने के लिए हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, वो है किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के ऊपर स्वेलिंग पे।
अब एक पेशेंट अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हमारे पास आता है, साई संजीवनी में आता है, तो ना सिर्फ उसके लिए मेडिसिन इंपॉर्टेंट होती है, ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में प्रोटीन बहुत लॉस हो रहा है। अगर हम पेशेंट को हैवी प्रोटीन देते हैं, जैसे अगर हमने पेशेंट को एग्स दिए, चिकन दिए, मटन दिया, ये डाइजेस्ट करने में हैवी होता है, पेशेंट की बॉडी इसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती, और जिन पेशेंट के अंदर किडनी बढ़ा हुआ होता है वो और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें एक सही तरीके से डाइट रखनी पड़ती है जिसके अंदर प्रोटीन तो हो, और मगर प्रोटीन किडनी को ना बढ़ाए, किडनी को किडनी फेलियर की तरफ ना लेके जाए। तो प्रोटीन का पार्ट जो होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन हमें ऐसा देना पड़ता है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, बॉडी के अंदर प्रोटीन तो पूरा जाए बट किडनी को ना बढ़ाए। इसके लिए साई संजीवनी में हम डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं पेशेंट को मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। आपने हमारे अपने पेरेंट्स को कहते सुना होगा, बेटा आपको बुखार है तो आप मूंग की दाल खाओ। क्यों कहते थे? क्योंकि मूंग की दाल एक सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत अच्छा है, और पेशेंट के अंदर वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत कम ताकत लगानी पड़ती है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, फुली एब्जॉर्ब होता है, और किडनी को नहीं बनाता। इसी वजह से साई संजीवनी में जितने भी पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के यहाँ आते हैं उनको हम ये एडवाइस करते हैं, आप 1 कटोरी मूंग की दाल डेली बेसिस पे ज़रूर लें, क्योंकि ये आपकी डेली की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। मगर सिर्फ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने से आपके केसेस के अंदर आराम नहीं देखने को मिलता, क्योंकि आपका यूरिन के थ्रू प्रोटीन लॉस चल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूरिन के लॉस को या तो कम कर दो या बंद कर दो। अगर ये चीज़ अचीव हो जाती है, फिर जो आप प्रोटीन बॉडी के अंदर डालोगे वो आपको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है, बॉडी आपकी ग्रो करनी स्टार्ट करती है, जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी वो होनी शुरू हो जाती है, जो स्वेलिंग आ रही थी वो डिसिपेयर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन वही प्रोटीन है जो हमें बॉडी के अंदर चाहिए होता है अपनी डेवलपमेंट करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग खत्म हो गई, आपका यूरिन प्रोटीन लॉस खत्म हो गया, और इसी वजह से आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो रही होती है, बॉडी उसको सही तरीके से प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती है और आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल डाउन होने शुरू होते हैं। तो सिर्फ एक छोटे से काम, सिर्फ अपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे आ रही स्वेलिंग में काम करने की वजह से पेशेंट की जो पूरी बॉडी में जो सिम्टम आ रहे होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, वो डिस्पेयर करने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है, वो है सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट के बारे में हम बात करते हैं तो सॉल्ट क्या है, आपका सोडियम क्लोराइड। जितना बॉडी में सोडियम है उतनी ज़्यादा अमाउंट में पानी बॉडी में जाएगा, और उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हमें सोडियम की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट के जो खाने के अंदर जो सोडियम सॉल्ट है उसको कम करना पड़ता है। पेशेंट को हमें ऐसा सॉल्ट देना पड़ता है जो पेशेंट की बॉडी के अंदर तो जाए, टेस्ट तो उसको दे, मगर उसकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को ना बढ़ाए, स्वेलिंग ज़्यादा लेकर ना आए, और वो होता है सेंधा नमक, जिसे हम हिमालयन सॉल्ट या फिर लाहौरी नमक भी कहते हैं। अगर पेशेंट अपना सी सॉल्ट की जगह अपना रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक लेना स्टार्ट करता है, तो क्योंकि ये जो सॉल्ट होता है ये नेचुरल वे में होता है, फैक्ट्रियों के अंदर नहीं बना होता, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बॉडी का एक तो रिक्वायरमेंट भी होती है, दूसरा इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं देखने को मिलती जो सी सॉल्ट के अंदर देखने को मिलती है, और वो प्रॉपर्टी है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की। इसलिए जितने भी पेशेंट साई संजीवनी में आते हैं, किडनी फेलियर के जितने भी पेशेंट साई संजीवनी में आते हैं, उनको हम यही एडवाइस करते हैं कि आप सी सॉल्ट की जगह आप रॉक सॉल्ट लेना स्टार्ट करें, क्योंकि उससे आपको ना सिर्फ ब्लड प्रेशर में हेल्प करने की मिलेगी, बल्कि आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग आ रही है वो भी डिसिपेयर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, पेशेंट में क्या सिम्टम आ रहे हैं उसी हिसाब से पेशेंट को डाइट लेनी चाहिए। और जितने भी पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हैं उनको अपनी किडनी से ज़्यादा किडनी में रह रही स्वेलिंग जो आपकी मेम्ब्रेन को ख़राब कर रही है उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस इन्फ्लेमेशन पे, इस सूजन पे तेज़ी से काम नहीं करते तो ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है। क्रॉनिक मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि नासूर टाइप बन जाती है, वो ठीक ना होने वाली बन जाती है। और ये अगर स्वेलिंग आपकी बनी रहती है तो किडनी का साइज में छोटा होना, उसका स्क्लेरोस्ड हो जाना एक नॉर्मल बात है। तो हमें बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है जब एक बार डायग्नोसिस बन जाए नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रिपोर्ट्स देखिए और कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट्स के इंटरव्यू देखिए, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि साई संजीवनी किडनी फेलियर की कंडीशन के अंदर कैसे हेल्प करता है।
तो राजवीर सिंह जी, ये दिक्कत आपको कब शुरू हुई? ये सर जनवरी में शुरू हुई, जनवरी 2018 में। तो कैसे पता लगे कि आपको एक किडनी की दिक्कत हो रही है? मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर तो मुझको थी। कितना ब्लड प्रेशर रहता था? ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता था साहब। कितना? ये तो नियर अबाउट नीचे वाला तो 102 भी पहुँच जाता था। अच्छा यार। हाँ हाँ। और ऊपर वाला कितना? ऊपर वाला 180 ऐसे पहुँचाता था। 180 और 102। 102 यानी कि मतलब डॉक्टर साहब जो थे, जो मुझे देख रहे थे, इतने ब्लड प्रेशर पे जाने के बाद वो घबरा गए, लेकिन मुझको एक्चुअली बॉडी इतनी वो हो चुकी थी तो मुझको इतना वो नहीं हुआ। पता नहीं लगता ऐसे था, मगर उसका शरीर के अंदर नुकसान चल रहा था, नुकसान पहुंच रहा था। और उसके बाद आपकी और दिक्कत क्या महसूस करते थे उस टाइम में? दिक्कत नहीं, फिर एकदम स्वेलिंग आई थी। स्वेलिंग पैर में आई थी? पैर में और यहाँ चेहरे पे आई थी। तो उसके बाद जब आपको पता लगा कि आपको किडनी की दिक्कत है तो आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था? रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने देखा, वो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब ने कराया। किडनी में क्या दिक्कत बताई थी? श्रिंकेज बताई थी? क्या बताया था? वो जो इसमें कोई गैप समथिंग जो भी है वो न समझ गया। राजवीर सिंह की जो किडनी का साइज था वो छोटा होता जा रहा था, वो श्रिंक कर रही थी, वो अपने नॉर्मल साइज से बदल गई थी। और इनको रीनल पैरेन्काइमा डिजीज़ जो कि अक्सर देखी जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, वो दिक्कत शुरू हो गई। तो जब आप यहाँ आए तो किडनी आपकी क्या कंडीशन थी? उस टाइम तो मेरा लेवल 8.25 था। और बीपी और शुगर का क्या हाल था? वो भी उसी पोजीशन में थे, मतलब पुराने पोजीशन में। और शुगर कितनी रहती थी? शुगर जो शाम की थी वो नियर अबाउट 260, जो और ये 260 के आसपास, 260 के पास, क्योंकि मैं इंसुलिन ले रहा था तो सुबह की तो कंट्रोल रहती थी। अच्छा, इंसुलिन कितने यूनिट ले रहे थे? 18 यूनिट। 18 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद इनकी शुगर 260 थी, रैंडम मान लेते हैं इसको हम, तो इतने हाई लेवल। अब आपको 3 महीने के अंदर शुगर आपकी क्या स्टेटस है? शुगर तो बहुत ही कंट्रोल आ चुकी है डॉक्टर साहब। फिर भी मुझे थोड़ा सा बाकी सब ऑडियंस को बताओ कि क्या लेवल्स आ गए। मॉर्निंग का जो है, जो मैं फास्टिंग के लेता हूँ, वो नियर अबाउट 78, 90, 100 से नीचे रहती है। नॉर्मल हो गई? नॉर्मल, वो तो बहुत नॉर्मल हो गया। और इसमें आप यूनिट्स कितने ले रहे हो इंसुलिन के? यूनिट जो आज की तारीख में ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ, 10 या 12। 18 यूनिट से 10 यूनिट पर आए हैं 3 महीने के अंदर। शुगर जो 260 रहती थी अब वो नॉर्मल वैल्यूज के अंदर रहती है, क्लोज टूवर्ड्स, अब क्या कहते हैं कि कम की तरफ ज़्यादा रहती है। इसलिए इनको हर महीने 2 से 4 यूनिट इंसुलिन घटाना पड़ता है कि वो जो लेवल्स हैं वो बने रहें, बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक ना हो। बीपी का क्या कंडीशन है? बीपी एक्चुअली जब से थोड़ी सर्दी शुरू हुई है ये हुआ, अदरवाइज बीपी मेरा इतना बढ़िया था डॉक्टर साहब के ये 70 और 120, 130 यहाँ तक ही रहता था। अब जब से थोड़ी सर्दी शुरू हुई है ये तब से थोड़ा सा बढ़ा है। अच्छा, अदरवाइज बहुत कंट्रोल था। तो ना सिर्फ KFR की ट्रीटमेंट नहीं, इनकी शुगर लेवल को मेंटेन किया, इनकी बीपी को भी कंट्रोल किया, बहुत बढ़िया था। 69, 121 आप लगा लिया, अंदाजा लगा लिया। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप किडनी की दिक्कत को जीतना चाहते हो, किडनी फेलियर से मुक्त होना चाहते हो, तो हमेशा उसकी जड़ में, उसके कारण में जाके वर्क करो कि जिसने आपकी किडनी खराब की पहले तो उसको बाहर निकालो। तो अब राजवीर सिंह जी की कंडीशन के अंदर दिक्कत दोनों थी, डायबिटीज़ भी थी और इनको दिक्कत बीपी की भी थी। मगर जहाँ तक हमें लगा, जो हमने ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट किया वो किया कि बीपी को दिक्कत ज़्यादा मेन लेकर कि बीपी की वजह से किडनी में श्रिंकेज देखी जाती है। तो किडनी की श्रिंकेज की वजह से हमने इनका जो ट्रीटमेंट रखा वो बीपी माइंड में रखा कि पहले बीपी को मेंटेन करो, बीपी मेंटेन हो जाएगा तो कम से कम इतना हो जाएगा कि किडनी को आने वाले दिनों में बीपी से और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जब नुकसान होना बंद हो गया, आगे की जो दिक्कत है वो किडनी की जो खराब होने की जो स्पीड थी वो बंद हो गई और वहाँ से शुरुआत होती है ठीक होने की। अभी 3 महीने हुए हैं, 3 महीने के अंदर यूरिया पहले 3 महीने पहले क्या था? वो तो बहुत ज़्यादा 3 महीने पहले तो बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर साहब उसका देखोगे तो वो तो 2 पता नहीं, देख के बताओ कितना है, कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं आपके पास। यूरिया था 147। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो भूख होती है ख़त्म हो जाती है। ये जो कंडीशन के अंदर पेशेंट को
नोजिया आना शुरू हो जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता, भूख खत्म हो जाती है और पेशेंट अपना रेगुलर वेट लॉस कर रहा होता है। 2 रीज़न से, एक तो यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है, उस वजह से शरीर में से प्रोटीन बाहर चला जाता है, और दूसरा कि जो आपकी भूख है वो खत्म हो जाने की वजह से आप खाने का इंटेक कम कर देते हो और लेवल्स आपके बिगड़ने शुरू होते हैं। ये 151 मैक्सिमम में जो इनका गया हुआ है 151। अब क्या कंडीशन है 3 महीने के ट्रीटमेंट के? अब तो बहुत बढ़िया सर, भूख तो बहुत तेज लगती है। भूख तेज। यूरिया का लेवल क्या है? यूरिया का अभी मैं देखा, लास्ट आपने उसमें देखा है, अभी तो मोबाइल में आपने उसमें मोबाइल में देखा था। जहाँ तक है मेरा 50-60 के पास हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत कम। अब जो लेवल है इनका है 57 नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल के बहुत पास है। जब आपके लेवल इतने डाउन हो जाते हैं तो आप ये समझिए ये डाउन क्यों हुए, किस वजह से हुए। यूरिया जो है वो लीवर बनाता है, लीवर बनाने के बाद उसको ब्लड में छोड़ देता है, किडनी उसको शरीर से बाहर करती है। ये एक नाइट्रोजनस फेस मटेरियल है जिसे बॉडी से बाहर चला जाना चाहिए। अगर ये शरीर में इकट्ठा होता रहता है तो ये अलग टाइप के दिक्कतें पैदा करता है, जैसे भूख ना लगना, मुँह से स्मेल आना, फिश जैसी स्मेल आना। तो जब किडनी की फंक्शनिंग फास्ट हुई, किडनी ने जो खून को साफ करना ज़्यादा शुरू किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यूरिया जो पहले आपका 150 से प्लस था वो डाउन होते होते ही अब नॉर्मल के पास आ चुका है। भूख खुल चुकी है बॉडी में। अब आपको क्या क्या बदलाव नजर आते हैं बॉडी में? मतलब मेरे को वैसे कोई दिक्कत ऐसी महसूस होती ही नहीं है डॉक्टर साहब, बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं। अगर मैं हूँ तो अगर मैं मतलब पहली बात तो सोचता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को वैसे नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। बीमार तो हूँ, अगर मैं इसका कैटनाइन को देखता हूँ तो लगता है बीमार हूँ। अदरवाइज बॉडी को ना ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, मेरे को बॉडी जो पहले से कमजोर हो गया हूँ तो दूसरा कहेगा कमजोर, अदरवाइज किसी को पता नहीं कि मैं बीमार हूँ। चलिए, इवन घर वाले मुझे ऐसे महसूस नहीं, मतलब जो काम बताते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि ये बीमार है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रिएटिनिन की, क्योंकि सबको क्रिएटिनिन से बहुत डर लगता है। बीपी के पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन का फॉल धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के केसेस के अंदर ये 1-2 महीने के अंदर नॉर्मल लेवल्स के अंदर आ जाता है। मगर जो भी पेशेंट बीपी का होता है, जिनके अंदर किडनी फेलियर बीपी की वजह से हो रही होती है, उनके अंदर क्रिएटिनिन के लेवल बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ नहीं आते। यूरिया तेज़ी से नीचे आ गया, बट क्रिएटिनिन के लेवल कंपैरेटिवली हाई बने हुए हैं। तो राजवीर सिंह जी, आपका जो क्रिएटिनिन था वो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले क्या था? वो 9.5 था। 9.5। और 9.5 से अब कितना हो गया? अब 8 पे आ गया। 3 महीने के अंदर है जो हमने क्रिएटिनिन का जो फॉल देखा वो ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 1.5 पॉइंट का है। मगर ये 1.5 पॉइंट बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन हुआ, यूरिया भी डाउन हुआ। बॉडी में जितने सिम्टम थे सारे डिसअपीयर हो गए। कोई थकावट नहीं, कोई कमजोरी नहीं, पोटेशियम नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। इन्होंने आज तक एक बार भी डायलिसिस नहीं करवाया, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं पड़ी। बॉडी में कहीं स्वेलिंग नहीं आ रही, बीपी मेंटेन हो गया, शुगर मेंटेन हो गया, यूरिया कंट्रोल हो गया। क्रिएटिनिन आने वाले 2-4 महीने में हम इनका पूरी तरह से कंट्रोल कर देंगे। तो राजवीर सिंह जी, आपने खाने पीने में क्या बदलाव किया? खाने में डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कंट्रोल। आप सबको बता दो, सारे पेशेंट देख रहे हैं। खाने में मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है बॉइल्ड सब्जियाँ, ओनली बॉइल्ड सब्जियाँ, वो मेरा ब्रेकफास्ट होता है। सुबह में उठ के शुगर चेक करके एप्पल खाता हूँ, खाली पेट जो खाता हूँ। उसके बाद घूमना, अपना रूटीन करना, सब कुछ ऐसे करके घूम घाम के आना। फिर ये बॉइल्ड सब्जी खाता हूँ, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अच्छा। और फिर उसके बाद 12 बजे करीब में फिर एक एप्पल खाता हूँ। एप्पल ज़्यादा खा रहे हो आप? नहीं तो 2 एप्पल खाता हूँ डॉक्टर साहब। कंट्रोल कर दो उसको, या तो पेशेंट, हम बात तो कर रहे थे। अच्छा, एक मैं खाता हूँ। अच्छा, 2 अच्छा, फायदा हो गया। 2 खाता हूँ वीडियो बनाने का। 2 खाता हूँ। और बाकी दोपहर को लंच करता हूँ और शाम को लंच में क्या लेते हो? लंच में वही सब्जी, कोई भी जो आपने बताई है, जो आपके उसमें है, उन वही सब्जियां और रोटी, दैट्स ऑल। और शाम को बाकी एवरीथिंग सब कुछ बंद। तो राजवीर सिंह जी की एक गलती तो हमने पकड़ ली कि दिन में 2 बार एप्पल खा रहे हैं, जबकि खाने के लिए हमने दिए में है 1। तो कोई बात नहीं, गलती हमने चाहे वीडियो से पकड़ी, जैसे मुझे पकड़ी, बट वो पकड़ी गई। तो अगली बार से हम उम्मीद करते हैं राजवीर सिंह जी अपने एप्पल को 2 से 1 कर देंगे। अच्छा, ठीक है। और बाकी जो डाइट हम बताते हैं साइंस इंजीनियरिंग में, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। आपकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से, आपकी यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है, आपका बॉडी वेट कितना है, आपका वजन कितना है, आपके शरीर पे मसल्स है या नहीं है, वेस्टिंग तो नहीं हो रही, कमज़ोरी ज़्यादा तो नहीं हो रही, हीमोग्लोबिन क्या है, पोटेशियम क्या है, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर तब जाकर एक पेशेंट को सही तरीके से डाइट बताई जाती है, जिससे वो अपनी किडनी की कंडीशन को बेटर तरीके से
कंट्रोल कर सके, उसको मैनेज कर सके। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, आप दो तरीके से अपनी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। एक, आप उसकी एक्सक्रीशन सही तरीके से करते रहो, यानी आपकी किडनी और आपका लीवर सही तरीके से काम करता रहे, आपकी बॉडी में किसी टाइप का भी टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा नहीं होता। दूसरा तरीका आप और कर सकते हो, जो हर एक ऐसे पेशेंट को करना चाहिए जहाँ पर ये लीवर और किडनी की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, वो है अपने खाने पीने में बदलाव। क्योंकि आपके अंदर कोई भी चीज़ जा रही है वो आपके खाने से जा रही होती है। आप अगर खाने पीने को आपको पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो उसको मैनेज कर कर अपने बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को आप कंट्रोल कर पाते हो। तभी किडनी के पेशेंट के लिए जो डाइट होती है वो बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। पेशेंट को अगर हम बोल रहे हैं कि आप प्रोटीन खाओ तो रीज़न से है, अगर कहते हैं कि प्रोटीन मत खाओ उसके पीछे भी एक रीज़न है, तो उस रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी पेशेंट डॉक्टर का साथ दे पाता है, सही तरीके से फॉलो कर पाता है और बदलाव आ पाते हैं। तो राजवीर सिंह जी, तो अब 3 महीने के इलाज के बाद बाकी किडनी पेशेंट के लिए आपको संदेश दी? मैं तो संदेश ये दूंगा, क्योंकि जब मैं 3 महीने के बाद लगातार आ रहा हूँ और मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो औरों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि डॉक्टर साहब से मिलो और यहाँ का फ़ायदा उठाओ। मैं तो यही कहूँगा। तो हम उम्मीद करते हैं राजवीर सिंह जी आने वाले 3-4 महीने के अंदर जो उनका किडनी लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है उसको हम नॉर्मल लेते हुए, कंट्रोल में लाते हुए इनका बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। यूरिया इनका नॉर्मल हो चुका है ऑलरेडी, शुगर इनकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई, बीपी सारा कंट्रोल में हो गया। तो ये KFRT ट्रीटमेंट की मदद से उसकी सफलता का एक और प्रदर्शन आप कह सकते हो, ये एक हमारी सर्टिफिकेट कह सकते हो, ये एक हमारा आप अवार्ड कह सकते हो कि ऐसी सफलताएं हमें मिलती रहती हैं और ऐसे हम रिकॉर्ड्स करते रहते हैं कि हर एक सफलता आप तक ला पाएँ। क्योंकि किडनी को लेके, किडनी की डायलिसिस को लेके लोग आपको जगह जगह भ्रमित कर देते हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, उसमें पेशेंट ही फंसता है, उसको सही रास्ता नहीं मिल पाता जो उसके लिए सही है। कोई कहेगा डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहता है आप ट्रांसप्लांट करवा लो। ट्रांसप्लांट का जो रास्ता होता है वो हमेशा ओपन होता है, डायलिसिस का रास्ता हमेशा ओपन होता है, वो आप कभी भी जाकर करवा सकते हैं। मगर उससे पहले अगर हम आपकी खुद की डायलिसिस मशीन को ठीक कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है उसके अंदर? क्यों जरूरत पड़ेगी आपको बाहर की डायलिसिस की मशीन, जब आपकी खुद की किडनी काम कर सकती है, खुद की डायलिसिस मशीन काम कर सकती है? तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि डायलिसिस का ऑप्शन हमेशा ओपन है, डायलिसिस के साथ साथ ट्रांसप्लांट का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है। आप किसी भी कंडीशन में जाकर करवा सकते हो। मगर किडनी की दिक्कत आपकी शुरुआती है, अभी शुरू हुई है, किडनी यूरिन बना रही है, यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, आपको यूरिन का आउटपुट ठीक ठाक आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डायलिसिस मशीन काम कर रही है, पूरे तरीके से काम नहीं कर रही। काम करना उसने छोड़ा नहीं है, कम किया है। तो उस कम काम को बढ़ाते हुए हम इतना सुधार देंगे कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजवीर सिंह जी का, इतना अच्छे तरीके से साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट को फॉलो करने का और वो रिजल्ट्स दिखाने का, पेशेंट दूसरे पेशेंट तक ले जाने का। धन्यवाद आपका राजवीर सिंह जी। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपकी जो कंडीशन है बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। मुझे भी डॉक्टर साहब उम्मीद है, मैं इसलिए आ भी रहा हूँ। धन्यवाद। और बाकी मैं पेशेंट को बता दूँ, यूरिन का तो मैं ऐसा बताऊँ सब जैसे एज ए नॉर्मल जैसा पहले था वो मैं फील करता हूँ। ठीक, क्योंकि क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कभी आ रहा ही है, जैसे पानी पीता हूँ, जितना कुछ करूँ, सब्जी जितना पानी आता है वो यूरिन आता है। ठीक, उसमें तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे मतलब कोई दिक्कत 1% भी नहीं है, कोई इतना करंट होने के बाद भी वो दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं भी साइंस इंजीनियरिंग का धन्यवाद करता हूँ, मुझे रास्ता मिल गया। तो आपने खुद देखा, ना सिर्फ पेशेंट की रिपोर्ट्स में चेंजेस आते हैं, पेशेंट की कंडीशन में, पेशेंट के सिम्टम्स में भी वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जो पेशेंट को चाहिए होते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक किडनी फेलियर के पीछे जो कॉज होता है, कारण होता है, उसको समझकर उस पर काम करना होता है। हर किडनी फेलियर का पेशेंट दूसरे किडनी फेलियर पेशेंट से अलग हो सकता है। किसी में बीपी रीजन होता है, किसी में डायबिटीज़ होता है, किसी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, किसी में IgA नेफ्रोपैथी या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी होता है। तो बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ पे काम नहीं करते, डायग्नोसिस नहीं बनाते कि किडनी किस वजह से ख़राब हो रही है, आप किडनी को नहीं बचा सकते। क्योंकि हर किसी के अंदर कंडीशन अलग होने की वजह से इन सब का ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, किडनी फेलियर के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।